नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी इंटरमीडिएट लेवल का जो फॉर्म निकाला गया है, इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कैसे देंगे घर बैठे। दोस्तों, आवेदन देने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 27 सितंबर 2023 रखा गया है और क्लोजिंग डेट जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो देखिएगा अगर आप यहाँ पे तो 9/11/2023 रखा हुआ है। अगर आप देखिए पेमेंट का डेट देखिएगा तो 9/11/2023 रखा गया है, लेकिन अगर 9/11/2023 तक आप पेमेंट कर लेते हैं तो आप 11/11/2023 तक फॉर्म जो है ना भर पाएंगे। फॉर्म भरने में जो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप न्यूनतम 18 साल यानी कि 1/8/2023 को 18 साल के हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म आवेदन दे पाएंगे। और अनारक्षित यानी कि आप जो है ना यूआर से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज 37 साल है। अनारक्षित वर्ग यानी कि यूआर महिला के लिए मैक्सिमम एज 40 साल है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला एवं पुरुष के लिए 42 साल रखा गया है। यानी कि जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 37 और ओबीसी को 3 साल का छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करें तो इसमें फॉर्म भरने का जो फी है वो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 540 रुपए देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के निवासी हैं तो 135 रुपए। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए जो है ना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपए। सभी श्रेणी के महिला के लिए सिर्फ बिहार के निवासी जो होंगे उनको 135 रुपए लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो है वो जनरल में काउंट किए जाएंगे और 540 रुपए उनको पे करना होगा। तो आपको जो है ना बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ये इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ ऑनलाइन सर्विस देखेंगे, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला जाएगा कि आपको जो ये फॉर्म है ना ये 20 मिनट के भीतर भर लेना है। यानी कि 20 मिनट का बाद जो है ना ये सेशन एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट यानी कि जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है और नाम जो है ना वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फुल नेम लिखना है। फिर यहाँ पे जेंडर बताना है कि जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है वो मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के निवासी हैं। मतलब जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो बिहार राज्य का निवासी है तो यहाँ पे यस करेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो करेगा। उसके बाद जब यहाँ पे देखिए जैसे ही अगर यहाँ पे वो नो करेगा ना तो देखिए यहाँ पे दूसरे राज्य के उम्मीदवार को जो है ना जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यस करेंगे ना तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चूज कर पाएंगे कि आप जनरल हैं कि ईबीसी हैं कि बीसी हैं कि एससी हैं कि एसटी हैं। तो यहाँ पे बिहार राज्य के निवासी अगर यस करते हैं तो अगर आप ईबीसी हैं तो ईबीसी सिलेक्ट कीजिएगा, बीसी हैं तो बीसी, एससी हैं तो एससी और एसटी हैं तो एसटी सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जनरल सिलेक्ट करते हैं ना तो जैसे ही आप यहाँ पे जनरल सिलेक्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछा जाएगा कि क्या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो नियम है ना वो जनरल कैटेगरी के लोग ही ईडब्ल्यूएस में आते हैं जिनकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा देखिए कि क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी अगर जनरल और एससी एसटी सेलेक्ट कर दिए होंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्या आप दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति हैं। तो अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आप इसको भी यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप परमानेंट डिसेबिलिटी हैं या टेम्पोररी डिसेबिलिटी हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा देखिए क्या आप न्यूनतम 40% दिव्यांग वाले व्यक्ति हैं। तो ये डिसेबल रहेगा अगर आपने यहाँ पे नो किया है। अगर यस किया है तो इसको भी यस नो करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो अगर आप हैं तो आप इसको यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको यहाँ पे नो कर देंगे। अगर यह नो करेंगे तो यहाँ पे रक्षा में सेवा का जो है ना ये कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डे के किए हैं ये डिसेबल हो जाएगा। लेकिन यस करेंगे तो ये फिल करने का ऑप्शन जो है ना आएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या कर रहे हैं। मतलब जो मतलब इम्प्लॉय होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे या किए हैं। तो अगर नहीं है तो आप नहीं किए हैं और नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप इसको नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बिहार गवर्नमेंट, देखिए जैसे ही अगर आप इसको यस करेंगे ना तो ये बिहार सरकार में संविदा की अवधि जो है ना ये डिसेबल हो जाएगा। लेकिन यस करेंगे तो ये इनेबल रहेगा जो आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम
3 साल नियमित रूप से रेगुलर सेवा दी है। तो यहाँ पे अगर आप किए हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी यहाँ पे नो कर देंगे। आप जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो अगला आएगा कि इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है। मतलब जो है ना, जैसे ये बिहार एसएससी में इंटर स्तरीय परीक्षा का जो है ना, ये प्रथम प्रयास है या द्वितीय है या तृतीय है या चौथा है या पांचवा है। तो जैसे अगर आप पहली बार आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 करेंगे, नहीं तो आप दोबारा कर रहे हैं तो आप 2 करेंगे। इसी तरह से आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर एक वैलिड मोबाइल नंबर बताइएगा जो कि अभी इनेबल हो, मतलब बंद मोबाइल नंबर नहीं डालिएगा। यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर फिल करना है। कन्फर्म मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपसे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेगा। तो आपको अपना एक ईमेल आईडी बताना है जिसपे कि एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी डिटेल्स उस पे जा सके। फिर यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी में वही चीज सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ जो है ना, जैसे आप अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आएगा। आप सबसे पहले जो है यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद सपोज कीजिए कि मैं अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूंगा। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बताएगा कि आप जो है ना 1 अगस्त 2023 को आपका एज कितने साल, कितने महीने और कितने ईयर का हो रहा है, वो यहाँ पे दिखा देगा। फिर ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे एक कैप्चा दिखाई दे रहा है। इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले जो बटन दिख रहा है, ये इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट, मतलब आप एक बार सबमिट कर देंगे तो आप इसको चेंज पर्सनल डिटेल्स में नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको ओके कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे जो है ना आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे बोलेगा कि आप जो है ना एक बार सब कुछ मिला लिए हैं, अगर उसमें कुछ गलत लग रहा है तो आप एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप कन्फर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर बोलेगा आर यू श्योर टू सबमिट, तो आप इसको ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो है ना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे भी आपको दिखा दे रहा है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके जो मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर आया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इस रजिस्ट्रेशन नंबर वाले सेक्शन में, और पासवर्ड को पासवर्ड वाले सेक्शन में, और जो यहाँ पे ब्लू कलर का कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे इंटर कैप्चा कोड वाले सेक्शन में फिल कर देना है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपको स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में पर्सनल डिटेल्स आपको दिखा रहा है। इस पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले आपका नाम यहाँ पे दिखाएगा और आपके पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है। जेंडर आपको दिखा रहा है और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं या नहीं, जो कि आप स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन में फिल किए थे वो आपको दिखा रहा है। जैसे अगर आपने बिहार राज्य के अस्थायी निवासी में अगर आप यस किए होंगे तो यहाँ पे अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि आपको बताना है, और यहाँ पे देखिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या बताना है, यानी कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कब जारी हुआ उसका डेट बताइए और यहाँ पे उसका नंबर बताइए। उसके बाद जो है ना इसको जारी किसने किया, तो यहाँ पे सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर, आरओ का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर जो राजस्व कर्मचारी हम बोलते हैं, एसडीओ या डीएम या अदर। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपका जो है ना किसने किया था। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा अन्य प्राधिकरण का प्रकार यहाँ पे बताइए, अगर है तो ये डिसेबल है तो इसमें कुछ नहीं फिल करना है। फिर यहाँ पे आपसे आपका कैटेगरी आपको दिखा देगा, और यहाँ पे देखिए ईबीसी, बीसी और एनसीएलसी सर्टिफिकेट नंबर, एससी एसटी कार्ड सर्टिफिकेट नंबर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कास्ट नंबर यहाँ पे। तो जैसे हमने ईडब्ल्यूएस में यस किया है तो यहाँ पे हमको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे देखिए इशू डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप जनरल छोड़ के ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो उसका सर्टिफिकेट कब जारी हुआ उसका डेट बताइए, किसने इशू किया इसमें से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कि आप जो जो सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन में दिखा देगा, आपका मोबाइल नंबर भी दिखा देगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देख लीजिएगा, ईमेल आईडी देख लीजिएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। फिर यहाँ आपसे पूछेगा कि क्या स्वतंत्रता सेनानी से आप आश्रित हैं, तो हैं तो आप इसको यस कीजिएगा और नहीं है तो आप इसको
नो कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको नो करेंगे तो ये दोनों अगला दोनों स्टेप जो है ना डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यस करेंगे तो ये दोनों मतलब इनेबल रहेगा, जिसमें आपको प्रमाण पत्र नंबर संख्या भरना है और फिर यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन अधिकारी था। उसके बाद अगर आप इसको नो कर लीजिए तो आप दोनों डिसेबल रहेगा। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, तो आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आप इसको यस करिएगा और यस करने के बाद आपको जो है ना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर बताइए। फिर यहाँ पे आईडी प्रूफ पहचान पत्र का प्रमाण यहाँ पे बताइए, तो आप कौन देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एनी अदर वैलिड कोई आईडी। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आधार कार्ड अभी सबके पास अवेलेबल होगा। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर, यहाँ पे पहचान पत्र जो आप सिलेक्ट किए हैं उसका नंबर इस बॉक्स में डालिए। फिर यहाँ पे जो है ना पहचान पत्र का नंबर डालने के बाद उम्मीदवार के पहचान का चिन्ह यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे तिल या जले का निशान है तो उसको यहाँ पे बताइए। और यहाँ पे जो भरना ही है क्योंकि इस पे स्टार मार्क दिया हुआ है। क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी, बोर्ड, राज्य आयोग अन्य से प्रतिबंधित किया गया है, तो अगर किया गया है तो यस कीजिए और नहीं किया गया है तो आप इसको नो कर दीजिए। तो आप देख लीजिएगा मैक्सिमम मतलब केस में ये नो ही होता है, मिनिमम कोई ही शायद समझो कोई ऐसा होता है जो यस इसको करेगा। फिर यहाँ पे आपको पत्राचार का पता यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। देखिए कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में अंतर यही होता है, परमानेंट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे होता है या जहाँ से आप आवासीय बनवाते हैं, जहाँ पे आप निवास करते हैं, मतलब मूल निवासी जहाँ पे आपका जन्म हुआ होता है वो आपका अस्थायी निवास होता है। और पत्राचार का पता जैसे कि आप पढ़ाई के रिगार्डिंग या कोई काम से आप लगातार 3-4 साल से कहीं बाहर रहते हैं और चाहते हैं कि कोई अपडेट हो तो मेरे इसी एड्रेस पे आए, तो यहाँ पे उसको पत्राचार का पता बोलते हैं। ये मैक्सिमम लोगों का सेम होता है, कुछ स्पेशल केस में लोगों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे उसमें आपको मतलब पत्राचार का पता आप विलेज बताइए, पुलिस स्टेशन बताइए, डाकघर बताइए। उसके बाद यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कीजिए। राज्य सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उस राज्य में आपका डिस्ट्रिक्ट कौन है वो डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट बताने के बाद पिन कोड बताइए। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर दीजिए और सेम नहीं है तो अलग अलग है तो अलग अलग फिल कर दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आर यू श्योर टू सबमिट, तो आप यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो है ना पर्सनल डिटेल्स के ठीक बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट मैंने आपको फॉर्म स्टार्टिंग में ही बताया है कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 540 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को पेमेंट करना है। किसी भी कैटेगरी के महिला के लिए 135 रुपये का करना है। लेकिन अगर आप बिहार राज्य से बाहर के निवासी हैं तो आपको पेमेंट जो करना है ना वो करना है आपको 540 रुपये का। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पे करने के लिए आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना है। और स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट का एक सेक्शन दिखाई देगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने फिर यहाँ पे एक वेरिफिकेशन का आएगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि पेमेंट बैंक आप आईसीआईसी के माध्यम से पेमेंट करेंगे या एसबीआई के। तो हम यहाँ पे एसबीआई सेलेक्ट करेंगे। एसबीआई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब जैसे ही आप प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा प्लीज डू नॉट रिफ्रेश, मतलब ये पेज को आपको रिफ्रेश नहीं करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जो है ना आपको जो है ना पेमेंट करना है अपने मतलब कैटेगरी और अपने जेंडर के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। जैसे कि मैं बिहार से हूं और जनरल कैटेगरी से आता हूं और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहा हूं तो मेरा 540 रुपये का पेमेंट है। तो आपको भी अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे पेमेंट दिखा देगा कि कितने रुपए का पेमेंट करना है। और इसमें आपको ऑप्शन दिखाएगा, आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। ऐसा कि मैंने आपको पेमेंट करने का प्रोसेस बताया। अगर आप उस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताया हूं, तो आप फुल वीडियो है पेमेंट कैसे करना है आसानी से वो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख के उस माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डिटेल्स आएगा पेमेंट का, आप ये देख लीजिएगा। और देखने के बाद यहाँ पे प्रिंट पेमेंट स्लिप पे आप क्लिक करेंगे ना
तो आपका जो है ना पेमेंट स्लिप जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो स्टेप 3 में आपका एजुकेशन डिटेल्स खुल के आएगा। इस एजुकेशन डिटेल्स में आपको सबसे पहले 10वीं यानी कि 10th का डिटेल्स बताना है कि आप 10th किस सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं, टोटल कितना अंक का एग्जाम हुआ है और कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ वो खुद ले लेगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर 500 सिलेक्ट कर लेता हूँ टोटल नंबर और यहाँ पे ऑप्टेंट में 300 सिलेक्ट कर लूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये 60% ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको बताना है और यहाँ पे उत्तीर्ण करने की तिथि जो कि आपके मार्कशीट पे होता है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि 12th इक्विवेलेंट यानी कि आप 12वीं कक्षा जो है ना, आप इंटरमीडिएट साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, आर्ट से किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं 3 साल का, यही तीनों चीज चारों चीज में से कोई आप एक किए होंगे तो आप फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे हम साइंस से किए हैं। साइंस सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ना, साइंस में 2 स्ट्रीम होता है, एक पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो आप किससे किए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है या यूनिवर्सिटी का, कि आप कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं वो यहाँ पे आप बताइए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, तो 500 का एग्जाम हुआ था। कितना नंबर आपको प्राप्त था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज वो खुद ब खुद ले लेगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको इस बॉक्स में फिल करना है और जब आप पास किए थे तो आपकी मार्कशीट पे एक पासिंग डेट होगा, वो डेट को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये मैट्रिक और इंटर का डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे टेक्निकल स्किल का डिटेल्स बताना है, जैसे कि आप हिंदी टाइपिंग जो है ना वो कहाँ से किस संस्थान से प्राप्त किए हैं उस संस्थान का नाम और यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ पे बताना है। फिर यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग जो है ना, आप जो है ना किस इंस्टीट्यूट से प्राप्त किए हैं। आप एक बात ध्यान रखिए कि फॉर्म भरने के लिए किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट नहीं बनवाइएगा जो इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद पता लगे कि है ही ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा और यहाँ पे जो है ना इंग्लिश टाइपिंग का इंस्टीट्यूट भरने के बाद प्रमाण पत्र संख्या डालिएगा और फिर उत्तीर्ण करने का तिथि। जैसे आप देखिए यहाँ पे हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर कोर्स है तो आप इसको यस कीजिए और नहीं है तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। नो करेंगे तो पूरा डिसेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको यस करेंगे तो ये पूरा इनेबल रहेगा। जैसे आप किस इंस्टीट्यूट से कोर्स किए हैं और कोर्स डिटेल्स, कंप्यूटर कोर्स का विवरण बताइए और प्रमाण पत्र संख्या बताइए और उत्तीर्ण करने की तिथि यहाँ पे आप बताइए। ये आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर टू सबमिट, तो आपको इसको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना स्टेप 3 आपका एजुकेशन डिटेल्स भी सक्सेसफुली डन हो चुका है। आप इसको एक बार स्क्रॉल करके देख लेंगे कि आपने जो जो डिटेल्स भरा है वो सब सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और एक लाइव फोटो अपलोड करना है। जैसे लाइव फोटो होता है ना कि आप फॉर्म जिस कैंडिडेट्स का भरा रहा है ना, वो कैमरा ऑन होने के बाद वो अपलोड लाइव फोटो के सामने आ जाएगा और कैप्चर कर लेगा तो वो उसका लाइव फोटो हो जाएगा। लेकिन अगर पासपोर्ट साइज फोटो का हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये फोटो 20 से 50 KB होगा, जिसका जो है ना यहाँ पे देखिए 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और 200 पिक्सल इसका विड्थ होना चाहिए और 230 पिक्सल इसका हाइट होना चाहिए। ये पासपोर्ट साइज फोटो का है फॉर्मेट। सिग्नेचर का जो है ना वो 10 से 20 KB का फॉर्मेट है और यहाँ पे आप देखिएगा तो 200 पिक्सल विड्थ होगा और 60 पिक्सल इसका हाइट होगा। उसके बाद उसी तरह सिग्नेचर इंग्लिश की बात करें तो 10 से 20 KB का होगा, 200 पिक्सल का विड्थ होगा एंड 60 पिक्सल का इसका हाइट होगा। स्टेप 4 में फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है इसका डिटेल्स वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं और उस माध्यम से आप अपना फोटो और सिग्नेचर इसी विड्थ और हाइट के फॉर्मेट में बना सकते हैं। बनाने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जहां भी आपका फोटो है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फोटो है तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर में आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना देखिए यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में जो भी आपने फोटो बनाया है उस पर आप क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर वाले में अपलोड करेंगे और अपलोड करने चूज करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे और आने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे जहां भी आपका फोटो है यहाँ पे आएंगे
और आने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट यानी सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा आर यू श्योर अपलोड सेलेक्ट इमेज, तो हम यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोटो एंड सिग्नेचर वाला सेक्शन है ये ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली का एक सेक्शन आएगा, मतलब मेरा इमेज और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब ये आप देख लीजिएगा और देखने के बाद तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप देखिए मतलब लाइव फोटो अपलोड करना है। तो अब लाइव फोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या है ना कि कैमरा यूज करना है। तो आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे तो ये कैमरा यूज हो जाएगा। तो अभी अगर आपके सामने कैंडिडेट है, अगर आप दूसरे किसी का भर रहे हैं तो आप अलाउ पे क्लिक करके कैंडिडेट्स को लैपटॉप या मोबाइल के सामने रख दीजिएगा तो वो फोटो कैप्चर कर लेगा। लेकिन अगर आपके सामने कैंडिडेट्स नहीं है तो आप क्या है ना कि आपको मतलब दूसरा कोई भी कैंडिडेट है तो आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं और बाद में जब कैंडिडेट्स आए तो आपको उसको मतलब उसके सामने रख लेना है। तो अब चलिए हम जैसे ही हम अलाउ करेंगे तो अलाउ करने के बाद देखिए हमारे सामने किस तरह से फोटो कैप्चर लेता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ताकि हम देख सके कि मेरा फोटो जो है वो सही से ले रहा है या नहीं ले रहा है। ऐसे ही हम देख लेंगे कि मेरा सब कुछ फोटो सही है तो आपको कैमरा पे ताकना है। कैमरा पे ताकेंगे तो आपको समझ लीजिए कि आपका मतलब फोटो सही है। उसके बाद आप टेक फोटो पे क्लिक करना है। टेक फोटो पे क्लिक करने के बाद जो है ना आपका फोटो जो है ना वो सही दिखा देगा। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आप जिस स्थान से फॉर्म भर रहे हैं ना उस स्थान का नाम डाल दीजिए। डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूछेगा आर यू श्योर अपलोड इमेज, तो आपको यहाँ पे क्या है ना कि इसको आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसको आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका लाइव फोटो भी अपलोड हो चुका है, जो फोटो आप अपलोड किए होंगे। अगर ये फोटो में आपको कुछ गलत दिख रहा है तो आप यहाँ पे री अपलोड भी कर सकते हैं और सब कुछ सही है तो यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो मेरा सब कुछ सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है तो हम यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद योर रजिस्ट्रेशन नंबर और ये फॉर्म आईडी आपको दिखा देगा और आपका पासवर्ड दिखा देगा। और देखिए उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे प्रिंट पेमेंट स्लिप और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, तो हम यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब दिखा देगा। आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में कोई भी डिटेल्स पूछा जाए तो आप उसे दिखा सकते हैं। और पेमेंट स्लिप का भी आप यहाँ पे एक बार अगर प्रिंट नहीं लिए हैं तो आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करने के बाद आप यहाँ से लॉग आउट हो जाइएगा। तो सक्सेसफुली बिहार एसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इंटरमीडिएट लेवल का जो फॉर्म है इसका ऑनलाइन आवेदन आप लोग घर बैठे कैसे देंगे आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।